हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के परीक्षा की, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ड्राइवर ग्रुप डी आदि का जो फॉर्म निकला हुआ है। तो ये यूथ कंपटीशन बुक का हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें अगर देखा जाए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट जो यूथ कंपटीशन बुक के द्वारा निकाला गया उसी को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसमें 3 पेपर हो चुका है। एक पहला हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर जो 2019 में हुआ था, और दूसरा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी स्टेनोग्राफर का जो 2019 में पेपर कराया गया था। तीसरा जो हुआ वह ग्रुप सी का हुआ है 2017 का पेपर हुआ जो 12/11/2017 को हुआ था। आज की इस वीडियो में चौथा पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 22/7 यानी 22 जुलाई 2017 को जो पेपर ग्रुप सी का हुआ था उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें ग्रुप डी का भी है। आगे हम जब वीडियो सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे एक एक करके, तो ग्रुप डी का भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ड्राइवर का भी परीक्षा जो हुआ था 2019 में उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद में लास्ट में हम जो है प्रैक्टिस सेट को भी इसमें देखेंगे। तो वीडियो से चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 2017 का जो 22 जुलाई 2017 को हुआ था, और उसमें हम देखेंगे हिंदी के पोर्शन की। सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो जल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो पीयूष शब्द जो दिया गया है डी पार्ट में, ये जल का पर्यायवाची नहीं होता। ये जो होता है ये होता है अमृत का पर्यायवाची। ठीक है, पीयूष शब्द जो है ये अमृत का पर्यायवाची, बाकी नीर, तोय, पय ये सब जल के पर्यायवाची होते हैं। जल के अन्य पर्यायवाची की बात करते हैं तो नीर, तोय, पय, सलिल, उदक, वार आदि होते हैं, जबकि पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है। अमृत के अन्य पर्यायवाची में अमीय, सुधा, मधु, सोम, जीवनोदक और सुरभोग आदि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कृतज्ञ का विलोम क्या है। तो इसमें से कृतज्ञ का विलोम हो जाता है कृतघ्न। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन 2017 के पेपर में आए हुए वही हम करा रहे हैं। कुकृत का जो विलोम होगा वो होगा सुकृत। कृतघ्न का कृतज्ञ, परोपकार का अपकार, कपटी का निष्कपट इसका विलोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की बात करेंगे तो इसमें काज शब्द जो दिया गया है तद्भव शब्द है। बाकी वत्स, रात्रि और वायु ये सब तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कार्य होता है। बेटा अथवा बछड़ा इसका जो तत्सम होता है वत्स होता है। रात का तत्सम होता है रात्रि। हवा का तत्सम होता है वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना था कि तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें ए पार्ट हो जाएगा। भ्राता शब्द जो है तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव शब्द के उदाहरण। ठीक है, भाई का जो है तद्भव होता है, इसका तत्सम होता है भ्राता। कान तद्भव होता है, इसका तत्सम कर्ण होता है। और इसके बाद सर्व सब जो है सब तद्भव, इसका सर्व जो होता है ये तत्सम होता है। ठीक है, बयार शब्द इसमें दिया गया जो कि देश शब्द के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ होता है हवा अथवा वायु। ठीक है, अगला प्रश्न है वागीश का संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। वाक प्लस ईज इसका जो बनता है संधि विच्छेद वाक प्लस ईज बनता है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। और नियम की बात करेंगे तो वर्ग के पहले वर्ण से स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अगर हो जाता है तो वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। जैसे कि वाक प्लस ई तो का तीसरा वर्ण गा होता है, यहाँ पे वागीश हो जाता है। जगत प्लस अम्बा इसका ता का जो है तीसरा वर्ण दा होता है, तो यहाँ पे देखिए जगदम्बा हो जाता है। जगत प्लस ईस में ता का गा हो जाता है, तो यहाँ पर जगदीश हो गया। ठीक है, दा हो जाता है। पंच प्लस आब में पंच चा का जो होता है वो क्या हो जाता है जा हो जाता है तीसरा वर्ण। तो इस तरीके से व्यंजन वर्ण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसको कहा जाता है कृतज्ञ। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, कृतज्ञ। ठीक है, और किए गए उपकार को न मानने वाला उसको कृतज्ञ कहा जाएगा। दया करने वाले को दयालु कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो गया उसे कृतार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा लाभ के लिए जो सही लोकोक्ति है उसको क्या कहेंगे। इसमें से क्या हो जाएगा जो सही लोकोक्ति बैठता है जिसमें दोहरा लाभ बताया गया है। तो इसमें अगर हम डी पार्ट देखते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, ये दोहरा लाभ इसका अर्थ बता रहा है, तो आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अंधे के हाथ बटेर ये लोकोक्ति इसका अर्थ देखें तो बिना प्रयास बड़ी वस्तु पाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। भागते भूत की लंगोटी से इसका अर्थ हो जाए जो मिल जाए वही काफ़ी। अंत भला तो सब भला इसका अर्थ होता है परिणाम अच्छा तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेइज्जत करना, इसके अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है। तो इसमें मुहावरा पूछा गया है। तो मुहावरा की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही मुहावरा हो जाएगा पगड़ी उछालना। ठीक है, पगड़ी उछालना का अर्थ क्या होता है बेइज्जत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना, इनमें से कौन सा अशुद्ध है एक। तो अगर हम इसे बी पार्ट देखते हैं आपकी चरित्र अच्छी है, ये जो है एक अशुद्ध है, ये गलत तरीके से लिखा हो। ठीक है, इसका शुद्ध अगर हम लिखते हैं तो आपका चरित्र अच्छा है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा इसमें से अशुद्ध वाक्य है। वचन की दृष्टि से तो देखेंगे तो इसका जो डी पार्ट में दिया गया उसका प्राण निकल गया, ये जो है क्या है, ये वचन की दृष्टि से अशुद्ध है, गलत है। इसका सही रूप से अगर हम देखेंगे
तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके प्राण निकल गए, यानी प्राण जो होता है ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो इस तरीके से उसके प्राण निकल गए, इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, रेखांकित सब पद में कारक कौन सा है, तो इसमें ब्राह्मण को इसमें बताना है कौन सा कारक आता है, तो इसमें आता है संपदान कारक, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है, जहाँ देने का भाव होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना कौन सा इसमें से भूतकाल का उदाहरण है, तो भूतकाल की अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट जो लिखा है, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, ये जो है भूतकाल का है, बाकी सारे जो है भूतकाल के उदाहरण नहीं है। ठीक है, इस वाक्य में अगर देखें तो किसी बीते हुए समय में जाने की बात की जा रही है, तो वाक्य जो है भूतकाल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्ध है इसमें से, तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो बी पार्ट जो लिखा हुआ है, उज्ज्वल चांदनी में सैर कर आनंद आता है, इसमें जो उज्ज्वल शब्द लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप इस टाइप का लिखते हैं जो कि नहीं लिखा हुआ है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारार्थी शब्द इनमें से एक है, तो गुरु शब्द जो दिया गया ये नकारार्थी अनेक अर्थ इसके दर्शाते हैं। गुरु शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है आचार्य, इसका अर्थ होता है बड़ा, इसका अर्थ होता है दीर्घ, इसका अर्थ होता है बुजुर्ग। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे नहीं जीता जा सके उसको लिए हम क्या कहते हैं, तो देखिए स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसमें दिए गए विकल्प सारे गलत हैं। जिसे नहीं जीता जा सके उसको हम अजय कहेंगे, जिसकी मृत्यु संभव ना उसको हम अमर कहेंगे, जिसका कोई शत्रु न पैदा उसे अजात्र शत्रु, और जो जाना न जा सके उसको अज्ञेय कहते हैं। तो इसमें देखिए अजय को लिखा नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है इसका स्टार लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 16 से 20 जो है गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है, तो गद्यांश को पढ़िएगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु कौन था, तो ये क्वेश्चन अगर गद्यांश के अनुसार बताएंगे तो जर्मनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जर्मनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका हुआ था फ्रांस में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति सम्मेलन के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो उस समय था विल्सन, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार क्या था, तो वो था विल्सन के 14 सूत्र, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं था, तो इसमें किसी देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा ये शामिल था, जो कि इस गद्यांश के अनुसार दर्शाता, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो इसमें श्लेष अलंकार है, आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, श्लेष में चिपका हुआ अर्थात या फिर चिपकाना, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकाना या फिर चिपका हुआ, और जब कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अनेक बार निकले, तो अर्थात एक अर्थ से अधिक हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका फुल जो है जो मुहावरा ये दिया गया है उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर, ये पूरा इसका जो है बनता है। अब इसमें जो सुवर्ण लिखा हुआ है, ठीक है, सुवर्ण का 3 अर्थ निकल रहा है, पहला सुंदर वर्ण, दूसरा सुंदर स्त्री, और तीसरा सुवर्ण यानी कि सोना स्वर्ण, जिसमें कभी जो है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी सुंदर स्त्री तथा और चोर जो है स्वर्ण खोज रहा है। तो एक अर्थ के यहाँ पे 3 अर्थ निकले, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वो कौन सा अलंकार होता है, इनमें से बता रहा है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। जैसे कि मुख चंद्र है, अर्थात जहाँ पर मुख को चंद्र स्वीकार कर लिया गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव बताना है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति अथवा प्रेम, करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, और विभत्स रस का जो होता है स्थायी भाव होगा जुगुप्सा अथवा ग्लान अथवा घृणा, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय अथवा आश्चर्य, शांत रस का निर्वेद अथवा वैराग्य होता है। भाव जिसके अंदर रहते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आश्रय, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं वो आलंबन होता है। प्रकृति, चित्रण, वातावरण इत्यादि ये सब क्या होते हैं, उद्दीपन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है, दशानन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीलकमल में कर्मधारय समास, ऋण मुक्त जो होता है तत्पुरुष समास का उदाहरण, औद्योगिक समास में चौराहा जो होता है वो औद्योगिक समास के उदाहरण होता है। तो ये अब हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के बारे में। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का इसका होता है, और इसके उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया और गिनी राज्य जो है ये चीन का तीसरा स्थान, इसके बाद
उड़ीसा की बात करेंगे अपने भारत में तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार में गया, मुंगेर, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि में इसके भंडार हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में देश का 79% बॉक्साइट का संचित भंडार है, परंतु भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट जो है उड़ीसा में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो उसको पद्मा नाम दिया जाता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा पद्मा। ठीक है। गंगा का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड से है। यह भारत तथा बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक और कोसी आदि नदियाँ आती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो सैडल पीक हो जाएगा इसका आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है, जो कि 732 मीटर उसकी लंबाई है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज्वालामुखी भी स्थित है। पहला है बैरन जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, दूसरा है नारकोंडम जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था? तो वो थे वी रामास्वामी। इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध वर्ष 1993 में भारतीय संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, परंतु लोकसभा में यह पारित नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, साइबर कानून भारतीय संविधान की किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। ठीक है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का प्रावधान है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। राज्य सूची में ऐसे विषयों का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर विधि बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को प्रदान किया गया है, तो ऐसे विषय जो है समवर्ती सूची में रखे गए हैं। क्योंकि यहाँ भी उल्लेखनीय है कि केंद्र व राज्य द्वारा निर्मित विधि में अंतर विरोध की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाई गई विधि जो है प्रभावी मानी जाती है। और इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त एक अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का एकांतिक अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। साइबर कानून जो है ये आता है अवशिष्ट विषय के अंतर्गत, यानी कि इसका उल्लेख तीनों अनुसूचियों में नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसी ने अध्यक्षता की थी? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा सर VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन गणित पुस्तक सुलभा सूत्र किसके द्वारा लिखी गई? सुलभा सूत्र जो है ये बौधायन के द्वारा लिखी गई है। आंसर इसका जो है डी पार्ट राइट हो जाएगा। सुलभा सूत्र बौधायन के द्वारा लगभग 800 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इन सूत्रों से पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित? तो इसमें से अगर देखा जाए तो धूमल नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। गिद्दा नृत्य की बात करेंगे तो पंजाब से संबंधित है। कोली नृत्य महाराष्ट्र से, धूमल नृत्य जम्मू कश्मीर से, छऊ नृत्य जो है पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड, ये तीनों जगह फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है? इनमें से तो इसमें से विदेशिया जो है ये बिहार राज्य का प्रचलित लोक रंगमंच अथवा नृत्य शैली है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आभूषण जोसान शरीर में कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है बाहों में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, बाह। कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग दिल्ली के रूप में जाना जाता है? तो उनका नाम है शेख नसीरुद्दीन महमूद। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। ये प्रसिद्ध सूफी संत शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली के रूप में जाना जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नसीरुद्दीन महमूद जो है चिश्ती संप्रदाय के संत थे। इनका जन्म 1274 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1356 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, लखनऊ में आयोजित 2017 सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्री गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब ये 2017 का तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप ध्यान में दें। 2020 और 21 का आप जरूर देखिएगा। 2018 में फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करेंगे तो ये हुआ है रूस में। अब 2018 का फीफा इसमें चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है? कतर में चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाए 2022 का 22वां विश्व कप फुटबॉल कतर में हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 50 वर्ष से अधिक गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों किसको नोबेल शांति, अब 2016 का पूछा गया है, तो ये 2017 के पेपर में आया था, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आप लोग 2022 का जो है नोबेल पुरस्कार जरूर याद रखिएगा। 2022 में नोबेल पुरस्कार देखेंगे शांति का अगर, तो बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालिस्की, ठीक है, बियालियास्की को रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया। ठीक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं बेलारूस के एलेस बियालियात्स्की, जो रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया 2022 का, यह रखिए। प्लेइंग इट माई वे किस रूप में महान बल्लेबाज की आत्मकथा है, तो प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी अप्रैल 2017 का जो पूछा गया है करंट अफेयर 2017 में आया था, तो आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2022 का पढ़ के रहिएगा। ठीक है, 2016 का ये है करंट अफेयर, तो ये भी छोड़ दीजिए, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देख लीजिए 2022 की अगर हम बात करेंगे तो नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रम में जो है जर्मनी को हराकर FIA जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उसको मैंने काट दिया, इसका मतलब ये बात कि आप 2020, 21-22 का जो है करंट अफेयर पढ़ते रहिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर जो है 67.7 है, इसमें पुरुष साक्षरता दर 77.3 और स्त्री साक्षरता दर जो है 57.2% है। सर्वाधिक साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे 5 जिलों में, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा है 80%, कानपुर में 79%, औरैया में 78%, इटावा में 78%, गाजियाबाद में भी 78.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है, तो नैमिषारण्य की बात करेंगे तो सीतापुर में स्थित है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, सीतापुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुए, तो ये लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, लोकहितवादी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। बाबर को जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। शाहजहां को भारत में स्थापत्य का मोती कहा जाता है। अकबर को एक उदारवादी मुगल सम्राट कहा जाता है, इसने दीन इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम राष्ट्र विद्वान थे जिन्होंने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता बने, वो कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल और अल बिलाग ये दो जो इनका समाचार पत्र है इन्होंने प्रकाशित किया। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हमदर्द और कॉमरेड ये दो इन्होंने जो है प्रकाशित किया था, संस्थापक थे। प्रताप समाचार पत्र का संस्थापन जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया। हिंदू पैट्रियाट का संस्थापक जो कौन थे, हरीशचंद्र मुखर्जी थे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल और शिशिर घोष थे। बम्बई दर्पण के बाल शास्त्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा जो है आरंभ किया और जिसके सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा मानने के प्रति वचन लिया था, तो वो था रोलेक्ट अधिनियम, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की, जिसे लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था लाल कुर्ती के नाम से जानते थे, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है अगर हम देखेंगे तो इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत के क्षेत्र में इनका नेतृत्व में एक आंदोलन चला गया जिसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहने के पीछे का कारण यह था कि यह आंदोलनकारी जो पठान थे लाल कपड़ा पहने रहते थे। ठीक है, तो इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी और जीएस का डिस्कशन किया 2017 का 22 जुलाई को जो हुआ है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया गया है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसमें जो इंग्लिश और मैथ का पोर्शन रह जाता है, हम कोशिश करेंगे कि मैथ के भी हम करवाऊँ, जितनी जल्दी हो सकता है मैं उसका वीडियो लाऊँगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।